राधे राधे जी। 21 जून 2026 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। 21 जून का दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है और भारतीय परंपरा में इस दिन का बहुत महत्व है। 2026 की योगा थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ उम्र के लिए योग। इसका मतलब है आज दुनिया में 60 से ऊपर के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनुमान है 2050 तक ये संख्या बढ़ती जाएगी। उम्र के साथ साथ कई समस्याएं आती हैं, दिल की बीमारियां, याददाश्त कमजोर होना, नस नाड़ियों में, हड्डियों में दर्द होना, इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है उम्र के हिसाब से। लेकिन नियमित योग करने से हम तनाव, चिंताएं कम कर सकते हैं, दिल और फेफड़े स्वस्थ रख सकते हैं। उम्र के हिसाब से ही हमें योगा भी उतना ही फायदा देता है। शरीर का संतुलन और लचीलापन बढ़ता है। इससे सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं जब हम योग से जुड़ जाते हैं। योग से हम अपनी उम्र को धीमा नहीं कर सकते, लेकिन उम्र का असर कम जरूर कर सकते हैं। इसलिए योग से हम नियमित अभ्यास करते रहे योगा का। कुछ ऐसी एक्सरसाइज मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो हर पड़ाव का इंसान कर सकता है। बच्चे से लेके बूढ़े तक इन सभी आसनों को बहुत आराम से कर सकते हैं। अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से हर आसन के अंदर रुक सकते हैं। तो नियमित अभ्यास करने वाले योग आसन, जैसे बैठकर हम तितली आसन करते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव है तितली आसन का हमारे शरीर पर। वज्रासन में बैठ सकते हैं हम, खाना जल्दी से पच जाता है वज्रासन में बैठने से। खड़े होकर हम आसन करते हैं ताड़ासन, शरीर की समस्त नस नाड़ियां, हड्डियों पर प्रभाव। वृक्षासन एकाग्रता बढ़ाता है, शरीर का संतुलन बनाने में बहुत मददगार आसन है। आप सबको पता होगा कि हमारे देश में, भारत की जो परंपरा संस्कृति है, जो बहुत सालों पहले ऋषि मुनि इसी आसन में खड़े होकर सालों तपस्या करते थे। उनका योग, इस आसन को करने से उनके शरीर का बैलेंस बना रहता है। इसके बाद हम आसन करते हैं पादहस्तासन। आगे की ओर जब हम झुकते हैं तो हमारे पेट के सभी अंग प्रभाव में आते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और पेट से होने वाली समस्याओं से भी हमें राहत मिलती है। अर्धचक्रासन, पीछे की ओर झुकते हैं इस आसन में और हमारे शरीर की पोजीशन आधे टायर के समान बन जाती है। और पीछे की ओर जब हम झुकते हैं तो हमारी रीढ़ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। रीढ़ की हर गोटी प्रभाव में आती है। पीठ दर्द, गर्दन दर्द, सर्वाइकल पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इस आसन को करने से। ओष्ट्रासन, ओष्ट्रासन भी जब हम करते हैं तो हम पीछे की ओर झुकते हैं। पीछे की ओर झुकने का मतलब है हमारी पीठ की नस नाड़ियां, मांसपेशियां, हड्डियां और हमारी रीढ़ पर बहुत अच्छा प्रभाव। उसके बाद हम आगे की ओर झुकने का आसन करते हैं शशक आसन, जिसे कि बाल आसन भी कहा जाता है। मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा आसन है। मस्तिष्क को बहुत राहत मिलती है, तनाव दूर करता है ये आसन। और इस आसन की पोजीशन ऐसी बन जाती है जैसे हम किसी मंदिर या गुरुद्वारे में माथा टेक रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पेट के बल। तो पेट के बल जब हम लेट जाते हैं तो हम आसन करते हैं भुजंग आसन। एक कोबरा के समान हमारे शरीर की पोजीशन बन जाती है उस समय, और इस आसन को करने में हमारी गर्दन सबसे ज्यादा पीछे की ओर झुकती है। तो ऐसे में रीढ़ के साथ साथ हमारे गले की ग्रंथियों पे भी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारे गले का जो एक्स्ट्रा फैट होता है, लटक जाती है गर्दन, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और एक्स्ट्रा फैट धीरे धीरे कम हो जाता है। हमारे हृदय पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका। दिल से होने वाली बीमारियां कम से कम होती है। और इसके बाद हम आसन करते हैं सीधे पीठ के बल लेटकर, सीधा होकर। और पीठ के बल लेटकर जब हम आसन करते हैं सेतुबंध आसन, जिसमें हमारे शरीर की पोजीशन एक ब्रिज के समान बन जाती है, एक पुल के समान हमारे शरीर की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में हमारी पीठ में दर्द कम से कम होती है। पीठ दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो इन आसनों का अभ्यास हमें नियमित करना चाहिए। हलासन, अर्ध हलासन, पेट और पाचन के अंगों पर प्रभाव पड़ता है इस आसन को करने से।
पवन मुक्त आसन हमारे स्टमक के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होती है, शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करता है ये आसन, और शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा आसन है। और अंत में हम शरीर की जितनी ऊर्जा और एनर्जी को इस समय हम आसनों के द्वारा खर्च कर चुके होते हैं, शरीर थक सा जाता है, तो हम बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़कर लेट जाते हैं शव के समान, शवासन, जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क पर भी बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है। बिल्कुल शरीर को रिलैक्स कर देता है, ये मस्तिष्क को रिलैक्स कर देता है। उसके बाद आराम से उठे अपने आसन के ऊपर बैठते हैं और कुछ प्राणायाम की क्रियाएं करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग से हमारे शरीर की सभी समस्त नस नाड़ियों पे प्रभाव आता है। श्वास को अंदर भरना और श्वास को छोड़ना, यानी कि ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के अंदर भरना और फिर उसे बाहर निकालना। जब हम ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर भरते हैं डीप ब्रीदिंग के जरिए, तो हमारे शरीर की सभी नस नाड़ियों पे प्रभाव आता है। तनाव, चिंताएं सब दूर हो जाती है, ध्यानात्मक स्थिति बन जाती है। ध्यान लगाने में बहुत सहायक प्राणायाम है ये। जब भी हम मेडिटेशन भी करते हैं तो हमें उससे पहले भी कुछ सेकेंड डीप ब्रीदिंग जरूर करनी चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, शरीर की समस्त नाड़ियों पर प्रभाव, नाम से ही पता चलता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से शरीर की समस्त नस नाड़ियों पे प्रभाव पड़ता है। इस आसन का शुद्धिकरण हो जाता है एक तरीके से शरीर की समस्त नस नाड़ियों का। और प्राणायाम में ये प्राणायाम का राजा कहलाता है कपालभाति प्राणायाम। पेट के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। जब हम श्वास को एक बार भरकर और उसको सिर्फ छोड़ने का प्रयास करते हैं कि एक बार श्वास को भरा और उसके बाद हम कितनी बार श्वास को छोड़ सकते हैं, ऐसे में हमारा स्टमक भी अंदर भार होता है, तो हमारे स्टमक पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक्स्ट्रा फैट धीरे धीरे स्टमक का खत्म होने लग जाता है इस प्राणायाम करने से। श्वसन तंत्र को भी ये प्राणायाम मजबूती देता है। फिर हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, जो कि हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। जब हम श्वास को भरकर एक भंवरे की गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ते हैं, तो हमारे तंत्रिका तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वर तंत्र के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। गले की ग्रंथियां इसमें प्रभाव में आती हैं। तो ऐसे में गले से भी होने वाली जो जितने भी प्रॉब्लम्स है वो दूर होती है। मस्तिष्क की सभी नस नाड़ियों पे प्रभाव छोड़ता है ये प्राणायाम। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता है। और हाँ, इस प्राणायाम को नियमित अभ्यास करने से याददाश्त बढ़ती है। और अंत में हम करते हैं एक बार ओम का उच्चारण और अपने सेशन को हम विराम देते हैं ओम का उच्चारण करके। तो ये तो कुछ आसन और प्राणायाम ऐसे थे जिनको कि हम नियमित अभ्यास कर सकते हैं इन आसनों का, और साथ साथ छोटी छोटी क्रियाएं पैरों की और हाथों की करके हम अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं। इतना लाभकारी होते हैं ये आसन। हर प्रकार का व्यक्ति इन प्राणायाम आसनों को कर सकता है, बच्चे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक। और आजकल जैसे मैं देखती हूँ कि बच्चे तो इन प्राणायाम को कर ही रहे हैं, योगा से जुड़ ही रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में भी आजकल योगा का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है। तो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जा रही हैं योगा की। तो कहीं ना कहीं हमारे वृद्ध भी योगा से जुड़ रहे हैं, पार्कों में जाते हैं सैर करने के लिए। काफी वहां पर क्लासेस खुल चुकी हैं, लाफ्टर क्लासेस, हंसी की क्रिया, सिंहासन, तो ताली बजाना, इन सब क्रियाओं को करने से हमारे शरीर के समस्त अंगों पे प्रभाव पड़ता है। जब हम सिंहासन करते हैं एक शेर की तरह, सिंह की तरह, जब हम श्वास को भरकर और उसको बाहर निकालते हैं गर्जना के साथ, तो हमारे गले की गल ग्रंथियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। गले से होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करता है ये आसन। थायराइड जैसी समस्या दूर होती है इस आसन को करने से। तो हर आसन का अपना एक अलग प्रभाव है शरीर के, लेकिन हम कोई भी आसन करते हैं शरीर के समस्त अंगों पे प्रभाव पड़ता है। खासकर उस अंग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है जिस अंगों के लिए मैं आपको आसन बता रही हूँ। जैसे मैंने अभी सिंहासन के बारे में बताया कि गले की ग्रंथियों पे प्रभाव पड़ता है। एक गर्जना करते हुए जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं अपने मुख से, तो हमारे गले की ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं उससे। ऐसे ही जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भंवरे की गुंजन करते हुए हम श्वास को बाहर निकालते हैं उसमें, तो हमारे मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है उससे।
प्राणायाम को करने से। तो आसन कोई भी हो, अगर हम उसे मन से करते हैं, दिल से करते हैं, तो प्रभाव भी हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। और जब भी हम योगा करें, पूरा मन लगाकर योग करें और उसका प्रभाव फिर आप देखें। 21 जून 21 दिन इन आसनों को करो और उसके बाद आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, कहाँ कहाँ आपको प्रभाव पड़ता है, ये आप खुद को महसूस होगा। तो जब करोगे तभी आपको महसूस होगा। बोलने से, सुनने से हमें एक राहत मिलती है और हम कहते हैं कि हाँ हम भी करेंगे, लेकिन करेंगे कब? जब टाइम निकल जाएगा फिर क्या फायदा। तो हमारा मानना है, अगर कोई भी बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो उठ नहीं सकता, तो वो कुछ ऐसे आसन होते हैं जो हम लेटकर भी कर सकते हैं। जो इंसान नीचे जमीन पर बैठकर आसन नहीं कर सकता, वो अपने बेड के ऊपर बैठकर आसन करें। पार्कों में सीट्स बनी होती हैं, वहां पर बैठो, उस सीट के ऊपर बैठकर जितने आसन आप कर सकते हो उतना करो। हाथों और पैरों की क्रियाएं ही करो। सबसे पहले तो उनको नियमित अभ्यास में लेकर आओ। हाथ और पैरों की जब हम क्रियाएं करते हैं, छोटी छोटी सी क्रियाओं को जब हम ज्यादा से ज्यादा राउंड्स में करते हैं, तो हमारे शरीर की समस्त नस नाड़ियों पे प्रभाव आता है। हर बीमारी का इलाज है योगा। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी योगा बहुत जरूरी है। कैंसर की या कोई भी बीमारी, दवाई तो हमने करनी होती है, डॉक्टर से तो दवाई हम ले ही रहे हैं, लेकिन अगर हम साथ साथ योगा से भी जुड़े और योग भी करें तो उसका कितना अच्छा प्रभाव मिलेगा हमें। धीरे धीरे जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो उसका प्रभाव जब हमारे शरीर पर, मन, मस्तिष्क पर पड़ने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम खुद ही दवाई को छोड़ देते हैं। फिर हम कुछ दिन दवाई को छोड़कर देखते हैं कि क्या हमारे को असर पड़ रहा है। तो ऐसे में जब बीपी कंट्रोल में रहता है, शुगर कंट्रोल में रहती है, थायराइड, सर्वाइकल जैसी समस्याएं खत्म होने लग जाती हैं, तो योग पर विश्वास और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो ये विश्वास कब बढ़ता है? जब हम खुद को योग से जोड़ते हैं। तो अपने आप को योग से जोड़कर रखो। योग एक जीवन जीने की कला है। योग ही स्वस्थ रहने का आधार है। योग से जुड़े रहें, नियमित अभ्यास करें,